बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूँ ज़ैर मलिक। प्रोग्राम में मेरा साथ हमेशा की तरह देती हैं नजफ राजा। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक बहुत ही जबरदस्त और अच्छी खबर से। जो अच्छी खबर के साथ अब प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा जानते हैं नजफ से। तो नजफ बताइए। तो आइए आपको वेदर अपडेट्स देते हैं। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार है, जबकि मैदानी इलाकों में सूरज खूब चमक रहा है। टेम्परेचर बढ़ने लगा है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां मतला अबर आलूद और शदीद सर्दी का राज बरकरार है। गिलगित के दर्जा हरारत की बात करें तो वहां पर टेम्परेचर कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। तारीखी इलाकों के हवाले से स्कर्दू का जिक्र करें तो वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -2 और ज़्यादा से ज़्यादा 10 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। आगे चलते हैं, आज़ाद कश्मीर का रुख करते हैं, जहां बेशतर अजला सर्दी की लपेट में हैं। दरिया नीलम और जहलम के संगम पर वाक़ मुजफ्फराबाद की बात करें तो वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 13 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां ज़्यादातर अजला में सर्दी ने डेरे डाल रखे हैं। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, वहां पर पारा कम से कम -4 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और अब कुछ जिक्र कर लेते हैं सुबह पंजाब के मौसम का, जहां बेशतर अजला में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बागों के शहर लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं, वहाँ पर कम से कम पारा 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, रहीम यार खान और गिरदो नवाब में सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। और अब जिक्र करते हैं सुबह बलोचिस्तान के मौसम का, जहां कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। खुद जायका फलों के शहर कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -3 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बलोचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि शुमाली अजला में शदीद सर्द रहेगा। ताहम दोपहर के बाद तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। और आखिर में जिक्र कर लेते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां दिन भर सूरज खूब चमकेगा। मिनी पाकिस्तान कराची का दर्जा हरारत कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम टेम्परेचर 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। तो नाजरीन, आपने अपडेट जानी रिगार्डिंग वेदर। अब मज़ीद आगे चलते हैं, आपको बताते हैं कि मियाँ बीवी का जो रिश्ता है ये बहुत ही खूबसूरत और नाजुक रिश्ता होता है, जो एतमाद, मोहब्बत और तवज्जो की बुनियाद पर कायम होता है। अगर इस रिश्ते में तवज्जो की कमी आ जाए तो फासले बढ़ जाते हैं, ताल्लुकात में दरार पड़ जाती है। और गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा है कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में
तलाक की शरह में नुमाया इजाफा देखने में आया है। माहिरीन ने जब इस पर वजूहात की तहकीकात की तो एक बड़ी वजह सामने आई है और वो है मोबाइल फ़ोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल। जी हाँ नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक अगर कोई शख्स अपने शरीके हयात पर तवज्जो देने की बजाय ज़्यादा वक्त मोबाइल इस्तेमाल करते हुए गुजारे तो इस आदत को फबिंग कहा जाता है, जो रिश्तों के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो रही है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी नामी जर्नल में शाया होने वाली तहकीक ये बताती है कि खाने की मेज़ पर या फिर अपने शरीके हयात के साथ बैठे हुए अगर आप फ़ोन स्क्रोलिंग में मसरूफ़ रहते हैं तो इससे आपके शरीके हयात के जज्बात को ठेस पहुँचती है और वो ख़ुद को गैर अहम महसूस करने लगता है। और इसी तरह तुर्की की एक यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक में भी यही नतीजा निकला कि जो जोड़े ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उनके ताल्लुकात में इत्मीनान कम और झगड़े बढ़ जाते हैं। रिश्ते में तवाज़न कितना ज़रूरी है और रिश्ते को कैसे मजबूत बनाया जाए, बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, इसी पर आज तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिलेशनशिप कोच सैयद एजाज बुखारी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान एजाज साहब। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप रोशनी डालिए फबिंग पर और फिर हम इस खूबसूरत रिश्ते को जो दुनिया का कायनात का पहला रिश्ता है मियाँ बीवी का, जो अल्लाह ने तख्लीक किया, इसको किस तरह मजबूत कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया तो आपको बुलाने का। फबिंग 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन को एजेंसी थी, उन्होंने उसके ऊपर सबसे पहले बात की थी। फबिंग का जब इस्तेमाल हुआ था, आया ये फ़ोन और स्नबिंग से मिलकर बना है। फ़ोन और स्नबिंग का मतलब वैसे तो झिड़कना होता है, लेकिन यहाँ वही है जो मतलब इन्होंने शुरू में फरमा दिया। हाँ, आप ज़ाहिर है ये देखें ना, हम कहते हैं कि इंसान अहसन तकवीम पे फाइज है। इतना बड़ा इंसान जब आपसे बात कर रहा हो, आप उसे छोड़ के किसी भी गैजेट के हिस्सा बन रहे हैं तो बुनियादी तौर पर तौहीन कर रहे हैं आप उस रिश्ते की। और जब आप उस रिश्ते की तौहीन कर रहे हैं तो उसके बाद नताइज वही निकलेंगे जो आपके हमारे सामने किसी न किसी सूरत में निकल कर आ रहे हैं। अब जब आप ये फरमाते हैं कि दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता है, देखिए खूबसूरत तरीन रिश्ता तो अताए रब्बे कायनात हो सकता है, अब उसको निभाना तो उस रिश्ते का काम है। अब उसमें होता, औरत को चाहिए तवज्जो होती है और तवज्जो से बड़ी तवानाई फूटती है। अब जब आप उसे तवज्जो नहीं देंगे और किसी भी और चीज़ को तवज्जो देंगे तो उसके नताइज क्या निकलेंगे। आज से पहले जब कोई लिखारी लिखा करते थे तो वो ज़्यादा वक्त अगर उस किताब को लिखने में देते थे तो खातून करीब आकर वो उठाती थी पैड और कहती थी मेरे सौतन को तो साइड पे करो ना। अच्छा। जब वो तशबीह दी जाती थी। और मोबाइल भी अब कहीं ना कहीं वही वाला किरदार अदा कर रहा है। और मुझे तो एक याद पड़ता है कि वो बार बार कहे इससे बेहतर, अभी एक हकीकी वाक़या आपकी खिदमत पेश करो कि 3 बरस पहले एक खातून बार बार फरमाने लगी अपने साहब से कि इससे बेहतर हो सौतन, इससे बेहतर। अच्छा। और वो ले आए। ओह माय गॉड। और वो ले आए। तो इसका मतलब इस तरह का बात कहते हैं हमारी जो बहनें हैं वो ज़रा ध्यान ही रखें कि मुस्तकबिल करीब में या बईद में कभी ये ना कहें इससे बेहतर है सौतन ले, और हो सकता है वो सौतन से मसरूफ़ हो। हाँ, वो फौरी जो है ना ज़ुबान से निकली और जनाब कबूल भी हो जाए बात। अच्छा बुखारी साहब, ज़रा ये भी बताइए, मोबाइल फ़ोन की ज़्यादती की वजह से हम देखते हैं कि सिर्फ जज्बाती दूरी नहीं पैदा हो रही होती बल्कि ज़हनी दबाव बढ़ रहा होता है, बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है जोड़ों के दरमियान। तो कपल्स को किस तरह से अपने आप को बचाना चाहिए इस चीज़ से? देखिए, एक टर्म यूज़ हुई है 2012 में जाकर, 2010 में बल्कि ये इस्तेमाल हुई थी। ये माहिरीन नफ्सियात ने कहा था, इसको डिजिटल डिटॉक्स के नाम से इस्तेमाल किया गया। अच्छा। कि आप क्या करें, वो जो नो फोन जोन बना दें। दूसरा भी है कि खाने का जो वक्त है, खासतौर आपने उसका जिक्र भी किया, खाने के वक्त पे तो वैसे भी मुझे याद है हमने एक फैमिली के साथ इसके ऊपर हम काम कर रहे थे उस वक्त, तो हमने उनसे कहा कि आपके घर में सबसे छोटा बच्चा जो है ना उसको एक प्यारी सी टोकरी दे दे। अच्छा। वो खाने के वक्त से पहले वो आके उस टोकरी में सबसे फोन ले लिया करे। बिल्कुल। और जब वो प्यारा बच्चा होता है ना, उसको मतलब देख भी रहा होता है, वो खिलखिला भी रहा होता है इस तरह से। वो जब सबसे बेशक अब्बा देते हैं उस वक्त भी तकलीफ में आते होंगे, लेकिन इनकार करना मुश्किल हो जाता है। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये कि जब तक हस्बैंड एंड वाइफ ने, आपने जिस इब्तदाई में फरमाया, जब तक वो अपने कम्युनिकेशन स्टाइल को डायरेक्ट नहीं करेंगे तब तक हर किस्म के मसाइल रहेंगे। अच्छा। और डायरेक्ट कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हस्बैंड वाइफ बैठकर आपस में बात करें कि ये जो फ़ोन है इसको मैं इस वक्त इस्तेमाल करूंगा और इसके अलावा इस्तेमाल नहीं करूंगा। हम बैठ के जब बात कर रहे हैं उस वक्त और कुछ नहीं होगा। और यहाँ तक कि हमारी नफ्सियात में कैरसिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप हाथ पकड़ के अगर उसकी इसके ऊपर करते रहते हैं, यूँ कैरस करते हैं और बात करते हैं, तो कनेक्टिविटी और नौयत की होती है। और मैं हस्बैंड वाइफ को कह रहा हूँ हाथ पकड़ने का, और ये उसी की हद तक ही रहना चाहिए। शुक्रिया इस पे तवज्जो देने के लिए। तो वो अगर तारीखें कुछ ऐसी चल रही है ना कि वजाहत जरूरी है, बड़ी वजाहत जरूरी है। बल्कि पिछले दिनों वो खालिद अनम साहब है टीवी के, उन्होंने कहा कि शब बारात भी उसी दिन है, वैलेंटाइन भी, और कोई एक और वक्त देने के। उन्होंने कहा हर शख्स अपने अपने हिसाब से मामला तय कर ले। तो अब जहाँ तक हस्बैंड वाइफ का ताल्लुक है, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर वो ये तय कर लेते हैं कि गुफ्तगू के आदाब ये हैं और इस वक्त बैठ के हमने इस मौजू पे गुफ्तगू करनी है, तो कभी ये मसाइल पैदा नहीं होंगे।
बेडरूम के अंदर फोन को अपने आप से जितना दूर रखा जा सकता है दूर रखने की जरूरत है, खाने की टेबल पर लाने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप देखिए कि अगर वो तय कर लेते कि हमारे इन औकात में हमने बात करनी, आधा पौना घंटा भी हस्बैंड रोज सिर्फ बैठ के ये करेंगे फोन से हटकर हमने रोजमर्रा की बातें करनी है, यकीन कीजिए ना किसी सौतन की जरूरत रहेगी, ना मोबाइल फोन की जरूरत रहेगी। देखिए साहब, तवज्जो देकर तवज्जो ली जाती है ना। आप किससे कहें कि वो वैसे मेरी तरफ मुतवज्जह है, कैसे होगा? आप जमीन की तरफ भी तवज्जो देना तो वो अच्छे फल फूल देना शुरू कर देती है। तो वो तो इंसान है, तो आपकी तवज्जो जितनी उसे मिलेगी और कोई जरूरत नहीं रहती है, कोई जरूरत नहीं रहती है। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ घर जब आप जाते हैं वो टीवी टाइम नहीं बीवी टाइम होता है। ओह जबरदस्त। और उसमें जाकर जब आप, हाँ, उसके बाद होता क्या, लेकिन आप और अक्सर हजरात फरमाते, मैं बस ये सियासत का एक प्रोग्राम सुन रहा था, और आपको पता है सियासत के जितने प्रोग्राम्स हैं जी, उसका बुनियादी मकसद होस्ट का तो सिर्फ लड़वाना है। तो जब वो लड़वा रहा है वहां बैठकर, तो उसको देखकर वो क्या सीखेगा? वो मोहब्बत तो नहीं सीखेगा, वो तो फिर ये सीखेगा कहाँ तुकबंदी हो सकती है। लेकिन मुझे ये बताइए इजाज़ साहब, अगर कोई शौहर कहता है कि मैं ऑफिस के काम से मसरूफ़ हूँ, ग्रुप्स में मैसेजेस आ रहे हैं काम के हवाले से, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे बीवियाँ जो हैं यही समझती हैं कि काम के हवाले से मसरूफ़ हैं और वो खामोश हो जाती हैं कि काम कर रहे हैं, चलो डिस्टर्ब नहीं करना। उस सूरत हाल में मर्द के अंदर ये जज्बा कैसे जगाया जाए कि उसने कहीं ना कहीं तवज्जो अपनी बीवी को भी देनी है, क्योंकि लड़के तो तवज्जो हासिल कर ही नहीं सकते आप। तो उस टाइम पे बीवी को क्या करना चाहिए और मर्द को क्या करना चाहिए? एक तो नफ्सियात ये कहती है कि जब खातीन लड़ रही होती हैं तो बुनियादी तौर पर वो तवज्जो के लिए लड़ रही होती हैं, और उनको कोई और वजह नहीं होती, और लड़ाई से बड़ी अच्छी खासी तवज्जो मिल जाती है। बहुत से से वो डिस्कनेक्ट बहुत जगहों से हो जाते हैं वो मर्द। और ये सिर्फ मैं स्पाउस बल्कि सिर्फ मर्दों का मामला नहीं है, खातीन भी माशाल्लाह इस्तेमाल करती हैं और जी भर के इस्तेमाल करती हैं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है, ऑफिस का काम इतना ज्यादा नहीं होता मैम जितना जो बुनियाद बन रहा होता है। और मर्द इतना काम कर रहे हो तो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, वो जाहिर है वो काम नहीं कर रहे, और कुछ तो खैर औरतें भी नहीं करने दे रही, ये वजूहात। लेकिन मर्द वाकई, ये आपने बजा फरमाया, घर में फोन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं अक्सर लोगों से कहूँ 8 बजे के करीब करीब आप उसे कहीं ऊपर रख दें, और कोई कॉल जरूरी आए उसको उठाए। अब देखिए जरूरी कॉल ऐसी नहीं होती जिसको उठा के बाहर निकल जाता है कोई, जरूरी कॉल वही होती है जो वहां बैठ के सुनी जाती है। और हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे, बाबा फोन लेके बालकनी में गए तो बच्चे का भी फोन आया, उठा के वैसे घूम रहा होता है, बालकनी में फिर रहा है, वहीं से तरबियत हो रही है। लेकिन जिस तरह आपने जज्बात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना सर, जज्बात के साथ ही तनाव जुड़ा है। जहां जहां आप जज्बाती होंगे वहां वहां तनाव आएगा। अब यहाँ आप शोबे जिससे भी ताल्लुक है, यहाँ आप जिस दिन जज्बाती होंगे तनाव आएगा। जिस तरह आप एज ए प्रोफेशनल बिहेव कर रहे होंगे आपको कोई तनाव नहीं आ सकता। तो प्रोफेशनल्स इमोशनल होते ही नहीं है। और नॉर्मली मैंने देखा है कि घर में अब मैंने मर्दों को देखना शुरू कर दिया कि वो प्रोफेशनलिज्म शो कर रहे हैं, इमोशनल वाले टैग दिखा रहे हैं, और वो इमोशनल होकर परेशान हो रही है पूरे घर के अंदर बैठे। क्योंकि औरत तो होती, औरत इमोशनल ना हो, औरत हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके अंदर माँ है, और माँ जज्बाती होती है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, आपने सही कहा बुखारी साहब। मतलब हम ये भी देखते हैं कि चलें ऑफिस वाले तो चंद होंगे लोग, लेकिन ज्यादातर तो बिला वजह फजूल में स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कोई ऐसी रीजन नहीं होती, लेकिन वो जनाब प्रिटेंड यूं ही कर रहे होते हैं कि हम बड़े मसरूफ हैं, हमसे ज्यादा मसरूफ कोई नहीं है, हमें आप स्पेस दे दें, हम ये स्क्रॉलिंग कर लें। बजा फरमान। और यहाँ तक कि मेहमानों के यहाँ भी जब कहीं मेहमान बन के बैठे, वहाँ पर भी हम यही बैठे कर रहे हैं, ये बैठे कर रहे हैं। नुकसानात तो इसके हैं, लेकिन देखिए जब इंसान इंसान के साथ राब्ते कम कर देगा तो फिर कहीं ना कहीं तो उसने जाना है। और हमारे बच्चों की जो अब तरबियत हो रही है, जो नई नस्ल हमारे पास आ रही है, उसको वो तो ध्यान से सुन ही नहीं सकते। और मैं आपसे कर्ज करूँ खास तौर पर खातीन से और हजरात से कि जब कभी भी बात करें तो बातें सिर्फ जबान से नहीं होती, आंखों से भी होती हैं। अब देखिए मैं आपसे बात करूँ, मैम सवाल करती है, मैं इनको देख के जवाब देता हूँ, आप सवाल करते हैं, मैं आपको देख के। आपसे जो सवाल कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, आप उसे देख के तो जवाब दें। आप ऑफिस में चले जाए, ड्रॉर के अंदर मुंह होता है और वैसे कहा हाँ इतने रख दे, मैं वेख रहा। इसी तरह हस्बैंड वाइफ का भी होता है। ये तो हो गई कपल की बात, ये हम अब बड़ों के साथ बड़ी ज्यादती करते हैं, मतलब उनकी बेअदबी कर रहे होते हैं हम लाशऊरी तौर पे, हम उन्हें देख के रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होते। आपकी बात से मुझे ये एक नुकता निकला कि हम उनसे आई कांटेक्ट ही नहीं बना रहे होते, वो हमसे बात कर रहे हैं और हम मुसलसल ये कर रहे हैं, ये बड़ी बेअदबी तस्वुर की जाती है। देखिए आप, हम जिस भी दौर से, हम तो खैर अब तो खैर छोटे हैं, हम जिस अदवार से ताल्लुक रखते हैं वहाँ पर तो हमारे अगर अंकल आंट शुगर के मरीज हैं, 10 दफा उठ के वॉशरूम जाते थे, हम 10 दफा उठ के खड़े हो जाते थे। हमने ये सब देख रखा है। और वैसे मैंने इब्तिदाइया में अर्ज किया था कि इससे बड़ी तौहीन क्या हो सकती है कि कोई आपसे बात करो, आप उसको बगैर देखे जवाब दे रहे हो। और ये तो होगी तौहीन। एक है जज्बाती तौहीन, वो बीवी की होती है। जब वो आपको जवाब देने के लिए सवाल आपसे करे और आप कर दें, ये साइड पे हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ, खाना आज का अच्छा था, क्या कहा दोबारा कहना। अब जिस घड़ी क्या कहा ये चरका लगाना है उसको, और बहुत तकलीफ में वो चले जाते हैं। यानी उसने कहा तुमने मुझे सुना ही नहीं। अच्छा इजाज़ साहब, लास्ट में क्या मशवरा देंगे हमारे नाज़रीन को कि मोबाइल की लत को किस तरह कम करें? देखो ये समझे कि फोन जो है ना वो एक सहूलत है, वो दोस्त नहीं है।
सहूलत को जब बतौर सहूलत इस्तेमाल करेंगे और उसे दोस्त नहीं बनाएंगे, ज़ाहिर उसे दोस्त बनाते तो उसके ज़रिए दोस्तियाँ बनी होती। जब एक सहूलत को सिर्फ सहूलत के तौर पर और ज़रूरत के तौर पर रखेंगे, कभी दिक्कत नहीं होगी। और वाइफ को चाहिए कि देखिए, बात तय करने से पहले भी बात तय करनी पड़ती है। वो उनके साथ पहले बैठ के कहे कि हमने इस तरह बात करनी है और अब हमने इस पैटर्न को अपनाना है। और वो ये है कि जब आप मैं मुझसे बात करें या मैं आपसे बात करूं, उस वक्त हम मेरा भी फ़ोन नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा। और इसको मश्क करके देखते हैं, 1 हफ्ता, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, जब उसकी वो मश्क करेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। और कभी चिढ़ के जवाब ना दें। ये जो चिढ़ के जवाब देते और फ़ोन छीनेंगी ना, रिश्ता छीन ये बड़ा अच्छा आपने मशवरा दिया है कि आपस में दोनों तय कर लें जनाबे वाला कि कौन सा वक्त फोन को देना है और कौन सा आपस में गुफ्तगू करनी है। और सबसे अच्छी बात ये कि ट्रायल बेसिस पे करें। ये नहीं कि सारी जिंदगी के लिए जनाब तय कर लिया और 2 दिन के बाद फिर वो खत्म। 1 हफ्ते के लिए तय कर लें, 5 दिन के लिए। बहुत अच्छा, बड़ा साहिब आपका मशवरा। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का बुखारी साहब। और हमेशा आप इस तरह के जो मौज़ूआत हैं उस पर अपनी बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त माहिराना राय हमारे नाजरीन के साथ शेयर करते हैं, जिससे ऑब्वियसली उन्हें बहुत फ़ायदा भी होता है। तो नाजरीन, यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। बात कर लेते हैं मुत्तहिदा अरब अमारात की। तो यूएई जदीद तर्ज ज़िंदगी के साथ साथ दुनिया भर के लिए मौशी हब बनता जा रहा है और अपनी बेहतरीन पॉलिसियों और इंतजामात के बायस दुनिया को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रहा है। इस वक्त दुनिया भर की कारोबारी शख्सियात और कंपनियों का रुझान यूएई की तरफ है। ये किसी भी शोबे के माहिरीन, सरमायाकारों और कंपनियों को मुहैया करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात के साथ साथ IT, मसनूई ज़हानत, हेल्थ केयर और ग़िज़ाई अजनास समेत अहम शोबों से मुतालिक होने वाली एग्जीबिशंस और आलमी इवेंट्स पाकिस्तान की मसनूआत दुनिया तक पहुँचाने में एक अहम ज़रिया साबित हो रहा है, जो कि पाकिस्तान की बरामदात में बड़े इजाफे का सबब बन रहा है। अक्टूबर में मशरिक़ वस्ता, शुमाली अफ्रीका और जनूबी एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी इवेंट गिटेक्स ग्लोबल में पाकिस्तान को आलमी टेक डेस्टिनेशन के एजाज़ से नवाजा गया। आइंदा दिनों में दुबई में खत्ते की सबसे बड़ी गल्फ फूड नुमाइश होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता दर्जनों कंपनियां शिरकत कर रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा अरब अमारात में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल नियाज तिरमिज़ी साहब ने। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिटेक्स ग्लोबल इवेंट में पाकिस्तान को आलमी टेक डेस्टिनेशन का एजाज़ हासिल हुआ है। इस एजाज़ के बारे में ज़रा बताइएगा, ये क्या है और इसका आलमी सतह पर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? शुक्रिया जी, बहुत बहुत। जैसा आपको मालूम है कि पाकिस्तान की टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं IT की, वो $3.5 अरब थी लास्ट ईयर। और उसमें सबसे बड़ा जो हमारा डेस्टिनेशन थी वो US था, फिर बरतानिया था और तीसरे नंबर पे मुत्तहिदा अरब अमारात था। तो जायटेक्स में पाकिस्तान को टेक डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला था और पाकिस्तान के जो स्टॉल्स थे और कंपनीज थी वो बिल्कुल सेंट्रल प्लेटफॉर्म पे थी। क्योंकि मेरा हमेशा से ये है कि मुल्क तरक्की करते हैं अपनी नॉलेज से, और जो पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है वो $3.5 अरब से बहुत ज़्यादा है। कोई 300 मिलियन डॉलर्स हम सिर्फ यहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात में एक्सपोर्ट करते हैं। और पाकिस्तान के टेक्नोलॉजी की, पाकिस्तानी कंपनीज की, पाकिस्तानी स्टार्टअप्स की, पाकिस्तानी बैक ऑफिस सपोर्ट की बहुत यहाँ पे मांग बढ़ी है। बहुत से यहाँ पे बैंक्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे इत्तिसालात है, रासुल खैमा बैंक है, बैंक मशरिक है, उन्होंने अपने बैक ऑफिस सपोर्ट्स पाकिस्तान में लगे। तो वहाँ पे मौका मिला था पाकिस्तान को अपना टैलेंट एग्जिबिट करने का, और उनको मौका मिला था बाकी दुनिया की कंपनीज की जो पूरी दुनिया से आई हुई थी, अमेरिका से थी, जापान से थी, चीन से थी, तो उनके साथ, यूरोप से थी, कि उनके साथ कोलैबोरेट करें और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब, इस हवाले से भी हमें बताइएगा कि जनवरी में दुबई में आला सतह का बिजनेस फोरम अरब हेल्थ का इनाकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कंपनियों के आलमी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके साथ MOUs पर दस्तखत किए गए। ये MOUs पाकिस्तान के लिए कैसे सूदमंद साबित हो सकते हैं? बहुत ज़रूरी होता है जी, कि जारी बात है यहाँ पे कारोबार के लिए आपकी एक मुफाहमत की याददाश्त पे आपको दस्तखत करने पड़ते हैं। तो पाकिस्तान ने इस लास्ट
ग्लोबल आई में भी 4 किए थे, उससे पहले जेटेक्स ने कुछ 14 MOU साइन किए थे और उससे हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ है। अगर आप ट्रेंड देखें पिछले चंद सालों में तो बतदरीज इजाफा हो रहा है और बस मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुत्तहदा अरब इमारात एक पाकिस्तान की पहला स्टेपिंग स्टोन है। इसके बाद पाकिस्तान की जो बड़ी मार्केट्स हैं वो यूरोप और अमेरिका में है, तो वहाँ हमने अपने टैलेंट को और अपनी स्किल्स को हमने मुतारिफ कराना है। तो इनसे बड़ा फ़ायदा हुआ है और हर साल हम देखते हैं कि हमारी जो प्रेजेंस है इन एग्जीबिशंस में उस बात में बेहतरी हो रही है और इजाफा हो रहा है। सही। अच्छा फैसल साहब, आइंदा दिनों में दुबई में खित्ते की सबसे बड़ी गल्फ फूड नुमाइश होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान की फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता दर्जनों कंपनियां भी शिरकत कर रही हैं। ये नुमाइश कब शुरू होगी और पाकिस्तानी मसनूआत के फ़रोग में कितनी मौसर साबित हो सकेंगी? गल्फ फूड जी दुनिया का मेरा ख्याल से पहला या दूसरा सबसे बड़ा फूड एग्जीबिशन होता है, जो 17 से 21 तारीख को दुबई में शुरू हो रहा है और पाकिस्तान की 40 से ज़्यादा कंपनीज इसमें शामिल हो रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तान का जो मेजर एक्सपोर्ट होता है वो चावल का होता है, वो गोश्त का होता है, वो अब मिल्क एक नई प्रोडक्ट हमारी जो बहुत पॉपुलर हो रही है लोकल मार्केट में भी और GCC में भी। पाकिस्तान दूध कॉम्पिटिटिव हो गया है, असली घी एक नई प्रोडक्ट आ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, क्योंकि आज की दुनिया आपको मालूम है ब्रांड्स की दुनिया है। ब्रांड्स अगर आपका एस्टैब्लिश हो जाए और लोगों पे आप पे एतमाद हो जाए तो वो लोग आपकी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लेते हैं। तो पाकिस्तानी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी नेचुरल, जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल हर्ब्स, वो भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही हैं। तो उस एग्जीबिशन में इंशाल्लाह बहुत बड़ी 40-42 पाकिस्तानी कंपनीज आ रही हैं और पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक स्टॉल होता है। अगर आप आएँ तो लगता है कि आप ऐसा पाकिस्तान में आ गए हैं कि हर जो मेन मैन्युफैक्चर होता है आपका नेशनल फूड, शान मसाला, अहमद फूड, आप नाम लें, हिमानी, इन सब की यहाँ पे कंपनीज होती हैं, करशी, हमदर्द, जो पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और हम वैसे भी ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और बेहतरीन शराकत दारी है। हालिया दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ा दौरे भी किया वहाँ पर, और इस दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान जो दो तरफा ताल्लुकात में जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से हमें आगाह कीजिए। नहीं जी, सॉरी, आपकी वॉइस डिस्टॉर्शन है, क्लियर नहीं हो रही। ठीक है, मैं दोहरा देती हूँ अपना सवाल। हम ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान बरादराना ताल्लुकात और बेहतरीन शराकत दारी है। हालिया दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 रोज़ा दौरा भी किया और इस दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान 2 तरफा ताल्लुकात में जो पेशरफ्त हुई है उस हवाले से हमें आगाह कीजिए। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं फैसल साहब? बहुत जबरदस्त विजिट। आप अगर आप वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट की, अभी सॉरी आपकी डिस्टॉर्शन थी पर मैं समझ गया, आप वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के मुताबिक मुझसे पूछ रही थी जी। बहुत ही कामयाब था, जिसमें तकरीबन 30 सदूर वज़राए आज़म, कंपनीज हेड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स आए और प्राइम मिनिस्टर का बड़ा वो मुख्तसर दौरा था कि एक शाम को आए और अगली दोपहर को चले गए, पर उसमें उनकी लातादाद मीटिंग्स हुई, कम्युनिटी से इंगेजमेंट हुई। यहाँ पे कोई 72 पाकिस्तानी बिजनेसेस जो बड़े बड़े हमारे बिजनेसेस हैं उनसे मुलाकात हुई। उसके बाद जो ऑफकोर्स सबसे बड़ी हाईलाइट थी इस विजिट की, वो उनकी मुलाकात थी मुत्तहदा अरब इमारात के सदर जनाब मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से। और उसके अलावा और वो बड़ी कामयाब थी कि मुत्तहदा अरब अमारात में, जैसा आपको मालूम है, पाकिस्तान की 18 लाख की यहाँ पे हमारे नफूस रहते हैं। यह हमारा बिजनेस डेस्टिनेशन है और रेमिटेंस का डेस्टिनेशन है। तकरीबन 6-6.5 अरब डॉलर हर साल यहाँ से पाकिस्तान रिमिट होता है और उसमें पिछले 6 महीने में कोई 30% इजाफा हुआ है रेमिटेंसेस में। यहाँ पे बहुत अच्छी मुलाकात थी।
सदर मुत्तहदा अरब अमारात और वज़ीर आज़म दोनों ने पाकिस्तान के साथ अपने करीबी और बिल्कुल बड़ा कामयाब दौरा था और बड़ा मुख्तसर दौरा था, लेकिन बड़ा भरपूर रहा, बड़ी मीटिंग्स उसमें हुई। बहुत शुक्रिया फैसल नियाज तरमेसी साहब आपके वक्त का। तो नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, आवाज़ महज अल्फाज का ही मजमूआ नहीं होती, ये एक एहसास, एक जज्बा और एक फ़न है। कुछ लोग बोलते हैं और कुछ ऐसे बोलते हैं कि उनकी आवाज़ वक्त की कैद से आज़ाद हो जाती है। और अगर पाकिस्तान में आवाज़ का दूसरा नाम लिया जाए तो वो है ज़िया मोहिउद्दीन साहब का। जी, ज़िया मोहिउद्दीन सिर्फ एक अदाकार, मेज़बान, सदाकार नहीं थे, बल्कि वो अल्फाज को ज़िंदगी देने वाले फ़नकार थे। उनका अंदाज़, उनका लबो लहजा और अल्फाज पर उनकी गिरफ्त, हर चीज़ अपनी मिसाल आप थी। आपको बताएं कि उनकी शायरी हो या फिर उनकी अल्फाज की अदायगी हो, ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ लफ्ज़ों को जिंदा कर दिया करती और सुनने वालों की नज़रों के सामने पूरा मंजर वाज़े हो जाता। तो आज ज़िया साहब को दुनिया से गुजरे 2 बरस बीत गए हैं, मगर उनकी आवाज़ आज भी हमारी समातों में जिंदा है। तो आइए उनकी बरसी के मौके पर उनकी खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हैं और आपको उनके लाजवाल फ़न की चंद झलकियाँ दिखाते हैं। फिर कोई आया दिलेजार, नहीं कोई नहीं, राह रो होगा कहीं और चला जाएगा। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में खाबीदा चराग, सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुजार, अजनबी खाक ने धुंधला दिए कदमों के सुराग। गुल करो शम में, बढ़ा दो मैं मीना व अयाब, अपने बेखाब किवाड़ों को मुकफ्फल कर लो। अब यहाँ कोई नहीं आएगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताएं, आपने ये मशहूर जुमला तो सुना ही होगा कि बेटियां रहमत होती हैं। ये कोई आम सा जुमला नहीं बल्कि हकीकत है। बेटी सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक खुशी, सुकून और बरकत का नाम है। जो घर बेटी की हंसी से गूंजता है वहाँ रहमतों की बारिश बरसती है। बिल्कुल उज़ैर, आपने ठीक कहा है। और दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी खुशी को दूसरों की खुशी बनाना जानते हैं। वो जानते हैं कि खुदा की नेमतों का शुक्र किस तरह अदा करना है। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्स, वो ऐसी ही खूबसूरत सोच के मालिक हैं। हमारे मेहमान हैं, विहाड़ी से ताल्लुक़ रखने वाले अरसलान अहमद राव, एक कामयाब कारोबार शख्सियत हैं। खुदा ने इन्हें बेटी की सूरत में पहली औलाद अता की, तो उन्होंने अपनी बेटी ज़हरा की पहली सालगिरह को एक यादगार बनाने और खुदा का शुक्र अदा करने के लिए एक मुनफरद फ़ैसला किया। और ये फ़ैसला था कि विहाड़ी की 100 मुस्तहिक बच्चियों को मुफ्त तालीम दिलवाई जाए। बिल्कुल जनाब, अरसलान साहब ने अपनी बेटी ज़हरा की खुशी को सिर्फ अपने घर तक ही महदूद नहीं रखा, बल्कि उन बच्चियों को इल्म की रोशनी देने का बेड़ा उठाया जो शायद तालीम का ख्वाब तो देख सकती थी मगर उन्हें पूरा नहीं कर सकती थी। तो आज हम अरसलान अहमद से जानेंगे कि उनके इस शानदार इक़दाम के पीछे क्या सोच थी और वो मिशन को आगे कहाँ तक ले जाने का इरादा रखते हैं। तो जनाब अरसलान साहब, आपको शो में हम सबसे पहले तो खुश आमदीद कहते हैं। हमें ये बताएं कि बेटी की पैदाइश ने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ रूनुमा की और आपको ये मुनफरद कदम उठाने का ख्याल किस तरह से आया? सबसे पहले तो जी सुनो की पूरी टीम का मैं मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। देखिए जी, बेटी जो है वो रहमत है और ये मेरे यहाँ पहली बेटी थी। जैसे ही मेरे यहाँ पहली बेटी की पैदाइश डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल विहाड़ी में हुई तो हमने इतनी को खुशी मनाई कि पूरी ज़िले इंतज़ामिया जो थी वो हैरान थी, क्योंकि मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि अल्लाह पाक मुझे फर्स्ट जो है वो मेरी बेटी अता करे। और बेटी की पैदाइश के बाद अल्लाह पाक ने मेरे ऐसे हालात बदले हैं कि उससे पहले मेरे पास गाड़ी तक नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 गाड़ियाँ भी हैं, मेरा बिजनेस भी डबल हो गया है और मैं कहता हूँ कि हमारे घर में इतनी खुशी आ गई है कि सोच भी नहीं सकता मैं। ठीक है, अल्लाह की ऐसी रहमत है। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि मैं अपनी बेटी की इस रहमत पे तकरीबन 100 के करीब जो बच्चियाँ हैं इनको लाजमी स्कूलों की तालीम दिलवाऊँगा, इनके एडमिशन करवाऊँगा। बिल्कुल ठीक।
अब मुझे ये बताइए कि 100 मुस्तहिक बच्चियों की जो तालीम का बेड़ा आपने उठाया है, इसमें आप अकेले हैं इस मिशन में या आपके साथ और भी लोग शामिल देखिए जी, हैं? इसमें सबसे पहले जो इनिशिएटिव था वो मैंने लिया था। जैसे ये इनिशिएटिव यूट्यूबर्स की तरफ से फेमस हुआ तो फौरी तौर पे जो मेरे दोस्त हैं, जिनमें खासकर मोहम्मद इरफान रहमानी साहब हैं, रहील गुज्जर साहब हैं, और इसी तरह चौधरी एजाज मीन है, और अपना कामरान अनवर शाह साहब हैं, राना कलीमुल्लाह है, चौधरी अब्दुल वहीद, इनका बल्कि गुड्स का बहुत बड़ा कारोबार है, सजाद अहमद नारा साहब हैं, रफाकत जवेद हैं, ये खुद ब खुद मेरे साथ मिले हैं और इनकी तरफ से कापियाँ, किताबें, कुछ बच्चों के बैग। अब ये समझ लें कि ये 100 बच्चियाँ मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन डबल होने जा रही हैं। जी 100 की बजाय हम 200 बच्चों का, और ये मोहम्मद इरफान रहमानी साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनकी तरफ से एक और ऐलान किया गया है कि जो झुग्गी निशी हैं, झुग्गी निशियों के पास तकरीबन कोई ऐसा स्कूल नहीं है फीमेल्स का कि वो बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर सके। तो बहुत जल्द हम झुग्गी निशियों के लिए रेलवे से बात करके एक छोटा सा वहाँ पे स्कूल बनाएंगे ताकि उनकी बेटियां भी हमारी बेटियों की तरह हैं। देखिए इस वक्त हमारी जो सीएम है वो एक फीमेल है, डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी की जो डिप्टी कमिश्नर साहबा हैं वो भी फीमेल है, असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो भी फीमेल है। अगर झुग्गी नशीनों की बच्ची भी पढ़ती है तो वो भी इस ओहदे पे आ सकती है। ठीक है, तालीम जो है वो सबके लिए है, हकूक जो है वो बेटियों के बेटों के सबके बराबर है, तालीम सबको हासिल करनी चाहिए और दोनों की पैदाइश की खुशी भी उतनी मनानी चाहिए। ये अरसलान साहब आपकी बड़ी मुझे जबरदस्त बात लगी कि आपने कहा कि इतनी खुशी मनाई कि पूरी इंतजामिया शशदर रह गई। और हम देखते हैं कि बेटों की जब पैदाइश होती है ना तो उस मौके पर बड़ा जश्न मनाया जाता है। बेटियों की दफा तो मिठाई भी तकसीम नहीं की जाती, जो कि बड़ा गलत रिवाज है। आपने इस टैबू को तोड़ा, बड़ी अच्छी बात है। अब जरा हमें ये बताइए कि इन 100 मुस्तहिक बच्चियों का इंतखाब आपने कैसे किया, क्या तरीक़ेकार इख्तियार किया, और कितनी बच्चियों का आप स्कूल में दाखिला करवा चुके हैं, उनके जो दीगर मामलात हैं उनका बंदोबस्त आप किस तरह कर रहे हैं? देखिए जी, इसमें हमारे देहाती इलाकों में ना कम लोग होते हैं, कम घर होते हैं, उनमें से पता चल जाता है कि ये लोग थोड़े से मिडल हैं, इनके वालिद साहब जो हैं वो मजदूरी कर रहे हैं, ये जिम्मेदार हैं, उसका फैसला आसानी से हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा हमसाया भी बता देता, अगर हमसाया नहीं तो आप मुतलका नंबरदार से बात कर सकते हैं। ठीक है कि आपके इलाके में अगर कोई ऐसी बच्ची है जो स्कूल जाना चाह रही है, तालीम हासिल करना चाह रही है, लेकिन उसको कोई मजबूरी है, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ट्रांसपोर्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते, या यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकते, या प्राइवेट स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस तरह से हमने ये 34 बच्चियां निकाली। ठीक है, और उनके एडमिशन्स करवाए। जो झुग्गी निशी की बच्चियां हैं वो स्कूल नहीं गई। अच्छा अरसलान साहब, ये भी बता दें दरमियान में कि ये जो 100 बच्चियों को आपने तालीम दिलाने का अहद किया है, जिसमें आप काविश भी कर रहे हैं, इसमें बच्चियां कुछ सरकारी स्कूल में भी तालीम हासिल कर रही हैं, कुछ प्राइवेट में भी, कुछ सरकारी और कुछ प्राइवेट, सारी सरकारी में नहीं है, कुछ प्राइवेट भी हैं। और 34 के अलावा जो 10 बच्चियों का हम जिक्र कर रहे हैं वो झुग्गी निशी हैं, वो अभी हम पे ट्रस्ट नहीं कर रहे कि पता नहीं ये हमारे बच्चों को स्कूल जाके क्या करवाना चाह रहे हैं, तो हमने वहीं पे उनको एक टीचर हायर करके दी है। वो टीचर जो है उन बच्चियों को वहीं पे तालीम देगी। ठीक है, 3 घंटे के लिए 3 घंटे वो टीचर आएगी, और इसकी जो टीचर की सैलरी होगी वो मोहम्मद इरफान रहमानी साहब जो है, हालांकि मैं खुद पे करना चाह रहा था, तो उन्होंने कहा जी ये मैं खुद पे करूंगा। बहुत खूब, आप बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। और मैं आपसे जानना चाहूँगी अरसलान साहब, मुझे ये बताइए कि जब आपने ये फैसला किया कि आप अपनी बेटी को ये तोहफा देंगे, तो आपकी वाइफ का और आपके घर वालों का क्या रद्द-ए-अमल था, क्या पहला रिस्पांस था आपकी तरफ? देखें जी, मेरी मिसेज बहुत अच्छी हैं और उनको हमेशा से ये पता होता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो नेक काम कोई भी होना उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जैसे उनको ये पता चला तो उनके पास कुछ पेमेंट थी, जैसे उन्होंने वो कहते हैं ना घर में कमेटी वगैरह डाली होती है, 1 लाख कुछ पैसे थे, तो उन्होंने कहा जी ये मेरी तरफ से हैं। ठीक है, आपने इनकी बुक्स लेके आनी है, बैग लेके आना है, और कुछ बैग वो खुद लेके आई बच्चों के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कि ये मेरी तरफ से भी हिस्सा होना चाहिए, ये आपने ऐलान किया है और ये मेरी तरफ से है। और खासकर मेरे बड़े भाई जो हैं रफाकत जवेद नक्शबंदी, उनकी तरफ से मुझे 100 बच्चों के बैग लेके दिए गए। जबरदस्त। अरसलान साहब, पाकिस्तान की अगर हम बात करें खास तौर पर बच्चियों की तालीम को लेकर एक बहुत बड़ा मसला है, ये बताएं कि मुस्तकबिल में कुछ ऐसे मजीद कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आप करना चाहते हैं, कौन से इक़दाम आप उठाना चाहते हैं बच्चियों की तालीम को लेकर? देखिए जी, हमारे देहाती इलाकों में अगर 5 स्कूल मेल्स के हवाले से हैं तो वहाँ पे बामुश्किल 1 स्कूल फीमेल का है। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। ठीक है, देखिए अपने वजीरे से अपना सूबाई वजीरे से अपना तालीम जो है मिनिस्टर राना सिकंदर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी सीएम साहबा भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इनको भी चाहिए कि जिस जगह पे फीमेल का स्कूल नहीं है, गवर्नमेंट का भी हक बनता है, ठीक है, कि वहाँ पे स्कूल बनाएं
वहाँ पे तालीम का जितना भी इनका निज़ाम है, अगर मैंने ये इनिशिएटिव लिया तो ये मैंने हमारे जो मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात साहब, इनकी तालीमी खिदमात देख के कि देखिए एक वो बंदा इतनी खिदमात कर रहा है, ये सिर्फ उसका हक नहीं था, ये हर बंदे का अरसलान हक है। साहब, आप हमारे माशरे के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी आला मिसाल हैं। लास्टली ज़रा थोड़ा सा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि हम जो देखते हैं कि शादियों में बड़ी नमूदो नुमाइश हो रही होती है, पैसे का बड़ा बेदरेक जनाब हम देख रहे हैं लुटाए जा रहे होते हैं, तो ज़रा एक मैसेज दे दें उन अफराद को कि वो जो पैसा वहाँ पर उड़ाया जा रहा होता है, ठीक है आपका पैसा, आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी उसका इस्तेमाल करें, लेकिन उससे आप क्या कुछ कर सकते हैं, कितने आप इस तरह के काम जो हैं फलाई वो सर अंजाम दे सकते हैं? देखिए जी, वो जो पैसा शादियों में ज़ाया किया जाता है, वो बच्चियों की तालीम पे लगा दें, बच्चियों की तालीम पे नहीं लगाना। तो आजकल हमारे यहाँ एक रिवाज है कि बच्चियों को ना शादी के वक्त लड़कों वालों की तरफ से बड़ा ये होता है कि जी जहेज लेना है, आप किसी एक बच्ची की शादी करवा दें, या ऐसी आपके इलाके के अंदर कोई मदरसा जिसमें बच्चे तालीम हासिल करना चाह रहे हैं वो ज़ेरे तमीर है, वही पैसे जो हैं जो आपने शादी पे ज़ाया करने हैं वो उस मदरसे पे लगा दे। या कोई ऐसा बहुत ही मरीज, अच्छी आपने बात की या कोई है, ऐसा आपकी मरीज बहुत ही है, खूबसूरत और अच्छी सोच पिछले है दिनों में अरसलान हमारे साहब। डायलिसिस वार्ड में कुछ मरीज थे, वो आखिरी स्टेज पे थे, ठीक है, तो हमने जैसे ही दोस्तों से बात की कि हमारे यहाँ ये मामला बन रहा है, तो चौधरी अब्दुल उम्मीद हमीद है की कि तरफ अल्लाह से, ताला आपको और ज्यादा ठीक है, हिम्मत दे, और ताकत दे। बहुत हमारे जो शुक्रिया आपकी कामरान मौजूदगी अनवर का। साहब थे, हाँ इन्होंने जी। फिल4 वो अपनी तरफ से कुछ हम मेडिसिन बिल्कुल आपके ये जो आप काम है ठीक इनको कह रहे सराहते हैं। हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इसको मजीद बढ़ चढ़ के जो है ना वो आगे लेकर आपको चलेंगे। और बहुत हौसला शुक्रिया आपकी मिलेगा। आमद जी। का। तो नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तान। प्रोग्राम में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हुए बात कर लेते हैं पाक तुर्क दोस्ती की। तो वो नई बुलंदियों पर पहुंच गई है। तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान खातून अव्वल के साथ 5 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। ये उनका 2 रोज़ा दौरा है और तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियत भी तुर्क सदर के हमरा है। एलामिया में ये बताया गया है कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर तुर्की के सदर का इस्तकबाल किया है। सदर रजब तैयब अर्दवान की आमद पर उनके एजाज़ में 21 तोपों की सलामी दी गई। रवायती लिबास में मलबूस स्कूल के बच्चों ने तुर्क सदर को खुशामदीद कहा। इसके अलावा मिलिट्री बैंड ने भी रवायती अंदाज में तुर्क सदर का इस्तकबाल किया, जबकि पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने फ़िज़ाई इस्तकबाल किया। पाक फ़िज़ाइया के JF-17 तैयारे तुर्क सदर के जहाज़ को अपनी हसार में इस्लामाबाद लाए। तुर्क सदर अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकातें करेंगे। वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ पाक तुर्क आला सतह स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल इजलास की मुश्तरका सदारत भी करेंगे और मुतादिद अहम मुआहदों और MOUs पर भी दस्तखत मुतवक्के हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि सदर उर्दवान की क़यादत में पाक तुर्क बरादराना ताल्लुकात मजबूत तर होते जा रहे हैं। सदर उर्दवान के तारीखी दौरे पर हम इन मजबूत ताल्लुकात को मजीद बुलंदियों तक पहुँचाने की ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तानी आला हुकाम के गैर मुल्की दौरे और गैर मुल्की शख्सियात के पाकिस्तान के दौरे कितने मौसर साबित हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफारतकार डॉक्टर जमील अहमद खान और सीनियर तज्ज़ियाकार ही भी मौजूद है हमारे साथ आमिर अलियास राना साहब। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। तुर्किया के सदर रजब अर्दवान 5 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा दोनों मुल्कों के लिए कितना मौसर साबित हो सकता है? न सिर्फ दोनों मुल्कों के लिए बल्कि खित्ते के लिए भी बहुत मौसर साबित हो सकता है। और जाहिर है दोनों मुल्कों की हमारी तो हमेशा पीपल टू पीपल रिलेशन भी, मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन भी, और हमारे सकाफत, कल्चर, तमाम और मज़हब, हमारे तमाम लिहाज से हमारे वो बामो उरूज पर ताल्लुकात हैं। उन बामे उरूज के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने के लिए मज़ीद ये दौरा, जो कि प्राइम मिनिस्टर के इन्विटेशन पे ये किया गया है, 5 साल बाद स्टेट विजिट पे आए हैं। और आप देखें कि पाकिस्तान में हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट यानी सदर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने रात के उस तारीख वक्त में, जबकि काफ़ी लेट हो चुका था, इस्तकबाल किया। ये गमाजी करता है कि एक स्टेट दूसरे स्टेट को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। इसी तरह जब हमारा प्राइम मिनिस्टर या सदर जाते हैं तो उनको भी इसी तरीके से रिसीव किया जाता है। तो अब जो हो रहा है इस खित्ते में, जिस किस्म का भूचाल चल रहा है गजा के हवाले से, मिडल ईस्ट के हवाले से, ट्रंप के मुख्तलिफ अनाउंसमेंट के हवाले से, वो तो होना ही होना है 1-on-1 मीटिंग में। लेकिन उससे हटकर अगर आप बात करें कि एक तसलसल है इस हाई लेवल स्ट्रेटेजिक काउंसिल की मीटिंग जो अभी होगी या इससे पहले हुई है,
उसमें बड़े कलीदी किस्म के फैसले किए गए और उन कलीदी किस्म के फैसलों में मैंने कि जैसा कि जिक्र किया और हम सब जानते हैं कि हमारी बड़ी पुख्ता किस्म की हमारी ट्रेजेक्ट्री जो है बतदरीज बढ़ती जा रही है हमारे बायलैटरल ताल्लुकात की। उस बायलैटरल ताल्लुकात के हवाले से तिजारत के मामलात में वो तेजी नहीं आई जो कि आनी चाहिए। $450 मिलियन या $500 मिलियन कोई बड़ी बात नहीं है। 5 बिलियन का जो तखमीना लगाया गया है अगले 2-3 सालों में, तो वो उसको अटेन करने के लिए बल्कि उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि दुनिया ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल साउथ की तरफ मूव कर रही है। तो इस वक्त बड़ा इन्वायरमेंट काफी फेवरेबल है पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे ममालिक इस खिते के। तुर्की और पाकिस्तान इस्लामिक उम्मा और इस्लामिक ममालिक के बहुत ही कलीदी और बहुत मजबूत और ताकतवर ममालिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़े मजबूत और ताकतवर ममालिक हैं। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर, ज़रा बता दीजिएगा कि तुर्की के सदर की इस दौरे के दौरान क्या मसरूफियात रहेंगी, और ज़रा ये भी बताइएगा तफसीलन के दोनों मुल्कों के दरमियान किन किन शोबों में मुआहदे हो सकते हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, और कौन कौन से MOUs हैं जिन पर साइन हो सकते हैं। लेकिन डॉक्टर जमील साहब ने आपको तमाम तर इस दौरे की अहमियत और तफसील बता दी। सदर से भी मुलाकात है, वहाँ बैंक्वेट भी है जी, और वजीर आजम के साथ अब मुलाकात हो रही है। ज़ाहिर है दोस्ताना ताल्लुकात हैं, और एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान अपनी इक़्तिसादी तौर पे मुश्किलात को थोड़ा सा संभाल चुका है, खड़ा हुआ है अपने उस पे कि भाई हाँ, हमने अपनी रिफॉर्म्स कुछ सेट की हैं, IMF भी कह रही हैं। तो तुर्की के सदर का आना, जैसे जमील साहब बता रहे हैं, 5 साल के बाद स्टेट विजिट है। 2 मुल्कों के दरमियान में इस तरह के विजिट हमेशा से ही अहमियत के हामिल होते हैं, और एक दुनिया को भी मैसेज जाता है। अगर हम मशरिक की तरफ देख रहे हैं और मगरिब हमें पीछे हटा रहा है, अमेरिका की तरजीह में हम हैं नहीं। हमने तो अपनी तरजीहात बड़ी क्लियर की हुई है कि हम हर मुल्क के साथ चलना चाहते हैं, हम किसी ब्लॉक में नहीं रहना चाहते। लेकिन जाहिर है कि जहां पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, चाइना है और जो दोस्त ममालिक हैं उनके साथ हमारे ताउन चल रहे हैं। तुर्की के साथ हमारा बेपनाह दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आप पाकिस्तानी की हैसियत से तुर्की जाएं तो सही, कितना प्यार मिलता है सड़कों पे भी आपको आम आदमी की नज़र में। तो ये 2 तरफा ताल्लुकात की एक निशानदेही होती है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनको दावत दी, वो तशरीफ़ लाए हैं, और फिर उसमें सबसे बड़ी बात, सदर वज़ीर आज़म दोनों वहाँ पहुँचे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। सदर मुमलिकत जो हमारे आसिफ अली जरदारी हैं, उनकी बेटी जो खातून अव्वल है वो भी वहीं थी। शहबाज शरीफ साहब की बहू भी थी, उनके बेटे सुलेमान शहबाज भी वहाँ पे मौजूद थे। तो तुर्किया के सदर अपनी अहलिया के साथ आए, तो ये एक मैसेज ही दुनिया को देना होता है। बाकी जो MOUs हैं या आपका बाहमी ताल्लुक है वो तो एक मौजूद है, और वो इंशाल्लाह और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास साहब आपकी इस बेहतरीन जवाब का। डॉक्टर साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा, कौमी क़यादत की हालिया गैर मुल्की दौरे पाकिस्तानी मईशत की तरक्की के लिए कितना अहम किरदार अदा कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए। ये हमें इल्म है कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, हमारे तमाम ताजिर, हमारे तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को यही एक फिक्र खाई जा रही है, और बिल्कुल दुरुस्त फिक्र है कि उनको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा पड़ता है बांग्लादेश के मुकाबले में, वियतनाम के मुकाबले में और बाकी मुकाबलों में। तो उससे हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है। तो इस विजिट से, क्योंकि उनके साथ एक हाई पावर डेलीगेशन भी आया है और ये हाई पावर स्ट्रेटेजिक काउंसिल की मीटिंग भी होनी है, आपको मैं बताता चलूं कि इसमें इन्वेस्टर्स, जो कि अब तुर्की हर इन्वेस्टर अपने मफाद को देखता है, चाहे आपके ताल्लुकात आसमान को छू रहे हों, लेकिन ममालिक के जो ताजिर आते हैं वो देखते हैं कि मैं इस तिजारत से अपने क्या मफाद हासिल कर सकता हूँ। तो उस लिहाज से उनके वो आया है, पूरा डेलीगेशन आया है। और अब आप देखें, जो मैंने इससे पहले जिक्र किया कि किस तरफ वेस्ट से, ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल साउथ की तरफ सारी चीज़ें मूव हो रही हैं, और दुनिया इसी वजह से रेजिस्टेंस आ रही है अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका 50 सालों से बादशाहत यानी कि यूनिपोलर दुनिया का एक बादशाह था। अब उससे वो यूनिपोलर के बजाय मल्टीपोलर होता हो गया है तकरीबन। तो उसमें उसको फिक्र है, जिसकी वजह से आखिरी जो है वो हरबे अख्तियार हो रहे हैं। तो मैं आ जाता हूँ पाकिस्तान पर। पाकिस्तान में ये जो डेलीगेशन आया है CPEC के हवाले से, उभरते मंजरनामे के हवाले से, आगे जाके CPEC के हवाले से तुर्किया को अपने ताजिर, तिजारत और ट्रेड को आगे सेंट्रल एशियन में परवान चढ़ाने के लिए, आप अंदाजा करें कि इस्लामाबाद से जो ट्रेन की
की पहले से सर्विस हो चुकी है और वो मौजूद है सर्विस, वो तकरीबन 7 दिनों में इस्तांबुल पहुंचा देती है ईरान से होते हुए। बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त मंसूबा होगा। डॉक्टर साहब, आमिर इलियास राणा साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। वज़ीर आज़म ने सर कहा है कि IMF ने बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक भी बात की है और मालियाती इदारों ने कीमतों में कमी का प्लान भी मांगा है। तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि लगता है कि बिजली की कीमतों में कोई कमी हो पाएगी अब? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो प्राइम मिनिस्टर ने बात कही वो इंडस्ट्री के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जाहिर है अगर इनपुट महंगी होगी तो आउटपुट सस्ती कैसे हो सकती है। और दुनिया में आपको कम्पीट करना है, हमारी इंडस्ट्री को, खासतौर पर टेक्सटाइल को, तो आप अगर महंगी बिजली देंगे तो फिर किस तरीके से सस्ती चीज़ें बना सकते हैं, और जब सस्ती नहीं बनेंगी तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे उसको। तो IMF के साथ जो बातचीत फिर उन्होंने कही, और उसकी बात को प्राइम मिनिस्टर की तकवीत इस तरह मिली कि जब काबीना में उन्होंने ये बात कही तो उससे पहले सुबह 10:04 पे शायद जो MD IMF है उनका भी एक ट्वीट आ चुका हुआ था कि प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई और उनकी टीम बड़ी मेहनत के साथ हमारी इस्लाहात पे अमल दरामद के लिए जा रही है। तो तकवीत मिलती है कि IMF इस बात को एंडोर्स कर रहा है, जो प्राइम मिनिस्टर उनसे बात कर रहे हैं कि हम आपकी इस्लाहात पे भी अमल करेंगे लेकिन हमारी मुश्किलात का भी समझिए, क्योंकि अगर हमें दुनिया में सर्वाइव करना है तो हमें एक्सपोर्ट भी चाहिए ना। अगर आप इस्लाहात चाह रहे हैं तो जो भी इस्लाहात हैं, ज़ाहिर है उसके नतीजे में तो महंगाई आ रही है, लेकिन जब हम बेहतर चीज़ें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें आप रास्ता दीजिए। तो वो बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने चूंकि पब्लिक की है बात, IMF ने भी सुन लिया, IMF से वो मिल के आए हैं और तभी उन्होंने ये बात कही IMF की MD से मिलने के बाद कि जब हमारे साथ बिल्कुल मुआयदा नहीं हो रहा था, प्राइम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर रिक्वेस्ट की उनको, और फिर जाके वो IMF दोबारा बोर्ड बैठा और हमारा उन्होंने ये $7 बिलियन का जो मुआहदा हुआ था 3 साल का, वो एक्सटेंड हुआ। और जो प्राइम मिनिस्टर ने उनसे वादा किया कि मैं फर्दर $2 अरब आपको करके दूंगा, जो इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से और बाकी जगहों से उन्होंने करके दिए कि हमारे रिजर्व में होने चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर अपनी पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए मेहनत कर रहे हैं, दुनिया एंडोर्स कर रही है, मेरे ख्याल में तो बेहतरी की तरफ जा रहा है मामला। बिल्कुल ठीक। आमिर साहब, ये भी बता दीजिए कि IMF के वफ्द का दौरा जारी है, इस वफ्द का पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों का मकसद क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो है ना, जिस $7 अरब की मैं अभी बात कर रहा था, उसकी दूसरी किस्त के लिए तो IMF का बाज़ाब्ता डेलीगेशन मार्च में आना है। अच्छा, ये वो वफ्द है जिसकी हमारे यहाँ हाइप इतनी क्रिएट हो गई है क्योंकि पॉलिटिकली एनवायरनमेंट बड़ा चार्ज है, अपोजिशन ने उस पर PTI ने बात की है। ये दुनिया भर में IMF के वफद जाते हैं और ये विजिट करते हैं अपने प्रोग्राम के लिए कि क्या क्या चीज़ें ठीक हैं, क्या गलत हैं। और इसी तरह, जिस तरह ये पहली दफ़ा हुई बात कि जी सुप्रीम कोर्ट में के चीफ जस्टिस से मिले, लेकिन जब आपको कर्जे दिए जाते हैं जिसमें सस्ता इंसाफ भी है, तेज इंसाफ है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मेन था कि जो हमारे यहाँ कुछ मसाइल बने, अदालतों ने बनाए रिकॉर्डिंग पे, तो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट उससे मुतासिर होती है। आप देखेंगे जो कर्जा दे रहा है ना, वो भी तो एक इन्वेस्ट ही कर रहा है ना पाकिस्तान में, IMF जैसे दे रहा है। तो सबको अपने कर्जे भी सिक्योर करने हैं और उनमें जब क्वेश्चन आता है कि अदालतें एकदम ऐसे स्टे दे देती हैं जिससे सब चीजें उड़ जाती हैं, तो ये वो दौरा है। कल भी उन्होंने लॉ मिनिस्ट्री में और उनके लोगों के साथ, सेक्रेटरी लॉ भी थे, राजा नईम अकबर और बाकी लोगों के साथ कई घंटे गुजारे हैं। तो वो चीजें देखते हैं, फिर अपने हेडक्वार्टर को रिपोर्ट करते हैं कि हाँ जी हमने ये बात कही थी, वहां पे इसमें संजीदगी है, इसमें गैर संजीदगी है। तो संजीदगी का मुजाहरा तो आपने देख लिया कि MD IMF ने खुद कहा कि पाकिस्तान ये काम कर रहा है। तो ये जायजा मिशन तो होते रहते हैं और ये दुनिया भर के ममालिक में जहाँ IMF का प्रोग्राम है वहाँ वो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है आमिर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूँगा। हम दोबारा से मोअज़्ज़ज़ मेहमान के दौरे की बात कर लेते हैं। तैयब उर्दवान के अगर हम दौरे की बात करें तो इससे क्या समझते हैं आप? आलमी और इलाकाई हालात की अगर हम देखें, बिलखसूस गज़ा की सूरत हाल पर इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, जिस तरह से फ़लस्तीनियों को दरबदर करने की बातें हो रही हैं, तो आपको लगता है कोई मजबूत पैगाम सामने आ सकता है? जी, वो कि कुदरती अमल होगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात दुनिया के और खिते के खास तौर पे चल रहे हैं, उसमें पूरा मिडल ईस्ट एक तज़ब्ज़ुब के आलम में है। और उसकी वजह से ये जो इस दो तरफा मीटिंग होगी और 1-on-1 मीटिंग होगी, उसके बाद जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने अभी दुबई में बयान दिया है, उसके तसलसल में तैयब उर्दवान साहब जो है वो भी बहुत इसमें काफ़ी कलीदी आवाज़ रखते हैं, बड़ी अपनी मजबूत आवाज़ रखते हैं गजा के हवाले से। तो मैं समझता हूँ दोनों लीडरान इस बारे में ज़रूर बयान देंगे और उभरते हुए मंजरनामे में जहाँ के फ़लस्तीनियों को गजा से धक्का देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें महसूस होता है कि कामयाबी हासिल करने के बड़े ज़्यादा इम्कानात हो गए हैं ट्रंप के और इजराइल के,
तो उस लिहाज से देखा जाए तो, और फिर उसके जो मज़मरात होंगे और उसकी जो अंडरग्राउंड मूवमेंट शुरू हो जाएगी, जिसका कि खदशा है कि अगर किसी को आप दबाते रहेंगे, किसी तहरीक को, तो वो तहरीक अंडरग्राउंड चली जाती है, तो फिर पूरे मिडल ईस्ट में, तुर्की में, पाकिस्तान में, मुस्लिम ममालिक में इसका एक जल्जला आ सकता है। तो जाहिर है ये बात ज़रूर इस पे सामने आएगी और इस बात को का कुछ जिक्र किया जाएगा और कुछ उसको अंदरूनी तौर पर उसे एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये ज़रूर इसका भी होगा, और क्योंकि इसका तिजारत पे भी, इसका बाहमी ताल्लुकात पर भी, इसके इलाकाई सालमियत पर भी, बहुत सारी चीज़ों पे इस किस्म के ऐलानात जो ट्रंप ने किए या इजराइल कर रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, वो आप देखें कि 1990 में नेतन्याहू ने किताब लिखी थी जिसमें उसने 7 ममालिक का जिक्र किया था कि इनको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि वो मज़ाहमत करते थे। उसमें इराक था, इराक को ख़त्म किया, इजराइल को थोड़ा डिले करके किया क्योंकि उधर एक दूसरा मामला आ गया था, रूस आ गया था, उसको ख़त्म किया, लीबिया को ख़त्म किया, सूडान के साथ, तो ये सारे सोमालिया, ये सारे ममालिक जो है 1 by 1 एंड टर्न बाई टर्न, तो तुर्की को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है कि तोपों का रुख ईरान की तरफ तो है ही है, उसके बाद बाकी ममालिक की तरफ भी आ सकता है। उस लिहाज से यकीनन ये जियोपॉलिटिकल लिहाज से भी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई, जो मैंने मंजरनामा आपके सामने और आपके नाज़रीन के लिए पेश किया है। और जाहिर है तिजारत के लिहाज से तो हमारी मीटिंग्स पहले भी चल रही हैं, तिजारत के लिहाज से हम इस्तिफादा नहीं हासिल कर सकते हैं ना, तुर्की का इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की मसनूआत की पैदावार नहीं बढ़ाई है, जो कि अभी जिक्र कर रहे थे हम साहब भी, कि उसमें कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा पड़ती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा होती है। और जिस तरह IMF का जिक्र आ रहा था कि चीफ जस्टिस से मुलाकात उनकी हुई है, वो इसलिए कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हार्मोनाइज नहीं है इन्वेस्टर्स के तरफ। आप दुबई की मिसाल ले लें, उन्होंने पूरा एक इनक्लेव बना दिया है जिसमें सिर्फ इंटरनेशनल कानून लागू होता है और लोगों की इन्वेस्टर्स को सहूलियत पैदा की गई है। हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक है, जो हम अब सरमायाकारों को दावत देते हैं कि जनाब वो सरमायाकारी करें, हमें उससे पहले उनके लिए सहूलियात भी पैदा करनी है, फिर ही वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। और जो यहाँ पर सरमायाकार मौजूद हैं उन्हें भी ये तरगीब देनी चाहिए कि वो भी जो है वो अपना हिस्सा डालें, सरमायाकारी करें इस मुल्क में, ना कि बाहर। बहुत शुक्रिया साबिक सिफारतकार डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ। इसके अलावा आमिर इलियास राणा साहब भी अपनी माहिराना राय दे रहे थे, तज्जिया दे रहे थे। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में अब वक्त हो गया है ब्रेक का, तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब सेहत के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। नाज़रीन, नाश्ता दिन का सबसे अहम खाना होता है, ख़ास तौर पर स्कूल जाने वाले बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशो-नुमा के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो नाश्ता करें। अमेरिका में होने वाली एक तहकीक में ये बताया गया है कि जो बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर नाश्ता करते हैं उनके ग्रेजुएट होने के इम्कानात 20% ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो बच्चे बाकायदगी से नाश्ता करते हैं वो उन लोगों की निस्बत ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ करते हैं जो सुबह का खाना छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ अक्सर वालिदैन ये शिकायत करते नजर आते हैं कि जो मर्जी कर लें, उनका बच्चा नाश्ता करता ही नहीं और उसके बिना ही स्कूल चला जाता है। तो आज के इस सेगमेंट में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि नाश्ते की अहमियत और उसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको बताएंगे जिनके जरिए आपका बच्चा ना सिर्फ शौक से नाश्ता करे बल्कि उसका नाश्ता ग़िज़ाइयत से भी भरपूर हो। तो हमारे साथ मौजूद है माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर चावला। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। थैंक यू जी। सबसे पहले तो हमें ज़रा ये नाश्ते की इंपॉर्टेंस बता दें बच्चों के लिए ख़ास तौर पर, और क्यों ये करना बड़ा ज़रूरी है, और अगर ये बच्चे नहीं करते, ये किए बिना चले जाते हैं, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं उन पर? देखिए जी, स्पेशली बच्चों के लिए, ये मैं बड़ों के लिए इन पर्टिकुलर बात नहीं करी। नाश्ता इज़ डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे, बिकॉज वो डिसाइड करेगा कि पूरा दिन ब्लड में शुगर की स्पाइक्स कैसे रहेंगी, ब्लड शुगर रेगुलेशन किस तरह की रहेगी, और जिस तरह की ब्लड शुगर रेगुलेशन रहेगी, यानी अगर वो अच्छे नाश्ते का इंतखाब होगा या नाश्ता होगा ही नहीं, तो या फिर बुरा नाश्ता होगा, तो वो डिसाइड करेगा कि उनका फोकस कैसा रहेगा, लर्निंग कैसी रहेगी, कंसंट्रेशन कैसी रहेगी, मेमोरी कैसी रहेगी, बॉडी में पूरा दिन इन्फ्लेमेशन के लेवल्स किस तरह के रहेंगे, उनका सोशल एक्टिविटी लेवल किस तरह का रहेगा, उनका ओवरऑल एनर्जी लेवल किस तरह का रहेगा। बच्चों के लिए नाश्ता स्किप करने का तो जवाज़ ही पैदा नहीं होता ना। इस वक्त हम सिर्फ बच्चों की बात करें, बड़ों की तो हम फिर कभी बात करेंगे। मैं हैरान हूँ कि वो कौन सी पेरेंट्स हैं, कौन सी माएँ हैं जो कि इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देती हैं कि बच्चे जो हैं वो नाश्ता के बगैर स्कूल चले जाएं। डॉक्टर साहर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, वो माएँ भी आपने देखी होंगी, हमने तो देखी हैं, जो लंच बॉक्स में नगेट्स फ्राई करके देती हैं। जी बिल्कुल देखी और फिर बर्गर्स बना के देती हैं।
और एक बच्चे का लंच बॉक्स बनाने के लिए या उसको नाश्ता करवाने के लिए प्लेट के अंदर क्या कुछ मौजूद होना चाहिए? देखिए जी, सबसे पहले तो एक गलती ना करें, बहुत सारी माएँ अपनी तरफ से वो ये अच्छा ही कर रही होती हैं, नाश्ते में खाली दूध मत दिया करें। दूध आपके पास कोई नाश्ता नहीं है। सबसे पहले तो मैं बता दूं 65% ऑफ एशियन पॉपुलेशन जो बच्चे हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। 65% ऑफ एशियन बच्चों को दूध का शुगर हजम नहीं होता है। चले जिन बाकी 35% को हो भी जाता है तो दूध में आपको फाइबर नहीं मिल रहा होता नाश्ते के लिए। नाश्ते में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे के नाश्ते में हेल्दी अमाउंट ऑफ फाइबर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेटेड है वो इंक्लूडेड हो। उसकी वजह ये है कि जो फाइबर होता है आपके पास वो पूरा दिन ब्लड में सस्टेन्ड स्लो लेवल पे ग्लूकोज और शुगर रिलीज करता है। जितनी स्लो और सस्टेन्ड लेवल पे ग्लूकोज और शुगर रिलीज होती है उतना ही ज़्यादा मूड कंसंट्रेशन, मेमोरी और लर्निंग ये सब बेस्ट रहता है। चिप्स देना, नगेट्स देना, नाश्ते में देना, स्नैक्स में देना, दोपहर के खाने में देना, इससे बड़ी दुश्मनी तो आप अपने बच्चे के साथ कर ही नहीं सकते है ना। मैंने फ्रेंच फ्राइज पे भी बहुत बार बात की है, मैंने नगेट्स पे भी बहुत बार बात की है। इसमें नॉन कैंसरस कंपाउंड होते हैं, TBHQ होता है, इसमें MSG होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक ऐसा मॉडिफाइड चेंज किया गया अमाइनो एसिड है जो कि आपके टेस्ट बड के साइज को एक्सपैंड कर देता है, तो खाना उतना टेस्टी होता नहीं है जितना वो लगता है। चाइनीज खानों में भी तभी ये शामिल होता है ना, जंक फूड में भी ये जितने भी चिप्स वगैरह हैं, अच्छे चिप्स की जितनी भी ब्रांड्स है सब में शामिल होता है। दूसरा ये इंसुलिन स्पाइक करता है, इंसुलिन स्पाइक करती है तो आपके पास ग्लूकोज स्पाइक करता है। दूसरा ये जितने भी नगेट्स होते हैं, जितने भी क्रोकेट्स होते हैं, जितने भी ये सारे फूड आइटम्स होते हैं, फ्रेंच फ्राइज, इसमें आपके पास मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्च होता है। यानी जो आपके पास कॉर्न है, सबसे पहले मैं बता दूं कॉर्न वेजिटेबल नहीं होता, कॉर्न ग्रेन होता है। उसको अल्ट्रा प्रोसेस किया जाता है और उसमें ग्लायोफॉसेट केमिकल्स मिलाए जाते हैं। ये जो ग्लायोफॉसेट केमिकल्स हैं ये आपके पास जेनेटिक डेंजरस जेनेटिक चेंजेस की भी वजह बनते हैं, ओबेसिटी की भी वजह बनते हैं, ये आगे जाके आपके पास अल्जाइमर्स की भी वजह बनते हैं, कैंसर्स की भी वजह बनते हैं और इम्यूनिटी भी इस वजह से नीचे जाती है। आई विल नेवर बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड एंड प्रोसेस दिस फैक्ट कि माएँ कैसे अपना टाइम बचाने के लिए, या फादर सभी रिस्पॉन्सिबल है। अगर वर्किंग है माँ बाप दोनों तो फिर दोनों रिस्पॉन्सिबल है नाश्ते के लिए। अगर बाप वर्किंग है तो फिर माँ रिस्पॉन्सिबल है नाश्ते के लिए। ठीक है, आप कैसे अपना टाइम बचाने के लिए इस तरह की चीज़ें बच्चों को नाश्ते में दे देते हैं। बच्चों के नाश्ते में फाइबर, प्रोटीन, फैट, इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खाली फ्रूट जूस अपने बच्चों को नाश्ते में मत दिया करें प्लीज़। जो आपके पास नेचुरल फ्रूट जूस भी होता है वो कुछ नहीं होता, वो कंसनट्रेटेड फ्रुक्टोज सिरप होता है। एक नेचुरल फ्रूट जूस और एक कोल्ड ड्रिंक में पता है क्या फ़र्क है? सिर्फ ये फ़र्क है कि कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा ज़्यादा एडेड शुगर होता है। अल्लाह ताला ने फल किसी वजह से साबित बनाया। जब अल्लाह ताला ने फल साबित बनाया तो उसमें आपके पास फाइबर भी होता है जो कि उसके शुगर की सस्टेन रिलीज जो है उसको इंश्योर करता है। जब आप जूस निकालते हैं ना, 3-4 फलों का आप नेक्टर निकाल देते हैं, वो सिर्फ कंसनट्रेटेड फ्रुक्टोज सिरप होता है, उसमें से आपके पास फाइबर निकल गया होता है। तो बच्चों को आपने फ्रूट जूस बिल्कुल भी नहीं देना। और ये जितने भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड योगर्ट, ये जितने भी योगर्ट हैं, आपको पता है इसके एक कप में 38 ग्राम शुगर होती है। ये कोई हेल्दी नहीं है। ये डब्बों की झूठी मार्केटिंग पे आप प्लीज बिल्कुल मत जाएं। इवन कि आपके पास जो नेचुरल दही है अल्लाह ताला का बनाया हुआ, उसमें जो लैक्टोज होता है उसमें इवन के 12 ग्राम शुगर होता है, जो कि दैट इज हेल्दी। अगर आप एडेड शुगर एडेड वाले में 38 ग्राम तक होता है। सीरियल्स लेते आप इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इंग्रेडिएंट्स को पीछे अच्छी तरह पढ़ें कि कहीं उसमें शुगर अब तो मॉडर्न होने के चक्कर में डॉक्टर साहब हम देखते हैं कि इसी तरह के नाश्ते चल रहे होते हैं, जनाब माएँ भी यही कर रही होती हैं जो एड्स में देख रही होती हैं। अगर ऑर्गेनिक सीरियल्स हेल्दी हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेक श्योर करें कि उसमें आपके पास क्रश्ड आलमंड्स हो, रोस्टेड नट्स हो, उसमें आपके पास बनाना हो, उसमें आपके पास डेट हो, उसमें आपके पास एप्पल हो, उसमें आपके पास ओट्स हो। आप उसके कंटेंट्स पढ़ें और देखें कि उसमें शुगर कितना एडेड है और कितना नहीं है। और ऐसी ब्रांड से लें जो कि सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से आपके पास अप्रूव्ड है, कहीं कोई मतलब इस तरह की चीज़ तो नहीं है। अदरवाइज सीरियल्स आर गुड, लेकिन अगर आप वो सीरियल्स बच्चों को दे रही हैं, ऐसे बड़े एक फेमस ब्रांड ऑफ सीरियल है, बहुत ही फेमस, जिसमें आपके पास अराउंड 53 ग्राम शुगर एडिड होता है, बहुत ज़्यादा, बट स्टिल इट सेल्स, वो आपके पास सेल करते हैं। दूसरी चीज़, नाश्ते में बच्चों को आप खाली फ्रूट मत दिया करें, खाली दूध पीना दिया करें, खाली फ्रूट पीना दिया करें। अगेन बिकॉज नाश्ते में आपको बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट चाहिए होता है बच्चे के लिए। प्रोटीन आपको क्यों चाहिए? प्रोटीन आपके बच्चे के जिस्म के हार्मोन भी बना रहे हैं, उसके दिमाग के न्यूरोट्रांसमीटर भी बना रहे हैं, उसके रिसेप्टर्स भी बना रहे हैं जो उसकी सेल की सिग्नलिंग कर रहे हैं, वो उसके एंजाइम्स भी बना रहे हैं जो जिस्म के डिफरेंट फंक्शंस को इंश्योर कर रहे हैं। फल में प्रोटीन नहीं होता, फल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। एक और चीज़, नाश्ते का जो बेस्ट चॉइस है बच्चों के लिए मेरे ख्याल से ऐसा, अगर आपके बच्चे को अंडे से एलर्जी नहीं है तो 2 से 3 अंडे जर्दी के समेत अपने बच्चे को दें, और उसके साथ या आप उनको होल ग्रेन ब्रेड दे दें या आप उनको मल्टीग्रेन पराठे दे दें। इससे बच्चे को सब कुछ मिल जाएगा। अंडे में आपके पास प्रोटीन भी है, अंडे की जर्दी में आपके पास गुड फैट भी है, और जो आप उसको मल्टीग्रेन पराठा देंगे उसमें आपके पास फाइबर भी है। कंप्लीट मील मिल जाएगी। पराठा, अंडा, ये जो हमारा रवायती नाश्ता, ये बेहतरीन है, बेहतरीन, जबरदस्त।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या असरात पर बात कर लेते हैं कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं नगेट्स खाकर, जंक फूड खा के, मूड्स पे बात करते हैं, उनकी लर्निंग स्किल्स पे बात करते हैं, किस तरह वो बच्चे रिएक्ट करते हैं? अच्छा, कभी नोट कीजिएगा, एक बच्चा जिसको शुरू में शुगर एडिक्शन की आदत नहीं है ना, उसको आप 2-3 बिस्किट दें, आप अक्सर देखेंगे बच्चों को आप मीठा दें वो हाइपर हो जाते हैं। अब जरा इस बच्चे को आप 6 महीने मीठा देते रहें, आप इसको लाउड हो जाते हैं, दे स्टार्ट बाउंसिंग ऑफ वॉल्स, यू नो, इतनी एनर्जी डिस्पेंस अपनी करते हैं। अब जरा इस बच्चे को 6 महीना मीठे देते रहें, 6 महीने बाद ये बिस्किट का पूरा जार भी खत्म कर लेगा और ये हाइपर नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि बच्चा लेप्टिन रेजिस्टेंट हो गया। रिसर्चेस साबित करते हैं, ये मेरी बातें नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड ऑक्सफोर्ड की रिसर्चेस हैं कि जो शुगर है वो आपके दिमाग का वही सेंटर, सुप्रानॉर्मल सेंटर एक्टिवेट करती है जो कि कोकेन करता है, विच इज अ ड्रग, यानी जो कि आपका रिवॉर्ड रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है। अब जो शुगर से रिवॉर्ड रिस्पॉन्स आता है, डोपामीन आता है, वो आपके पास 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक रहता है। जैसे जैसे किसी ड्रग की आपको एडिक्शन हो जाती है ना, एंड यू स्टॉप रिस्पॉन्डिंग टू इट, उसी तरह जैसे शुगर की आदत हो जाती है, द बॉडी स्टॉप्स रिस्पॉन्डिंग टू इट। अब शुगर आपकी, जब आप इस तरह के वाइट शुगर्स लेते हैं, इस तरह के आप ट्रीट्स लेते हैं, आप जंक फूड्स लेते हैं, ब्लड शुगर आपकी बॉडी में ऊपर नीचे जाता है, तो फिर मूड और एनर्जी भी ऊपर नीचे। अच्छा, अब ये जब 30 सेकंड से 2 मिनट बाद डोपामीन खत्म होता है ना, तो उस डोपामीन के खत्म होने को जिस्म, क्योंकि नॉर्मली जिस्म को हर वक्त इतना रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब क्योंकि ऐसे बच्चे को डेली बेसिस पे मिल रहा है, जिस्म उसको स्ट्रेस सिचुएशन समझता है, जिस्म रिलीज करता है स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल, जो कि फिर उसके बाद लो डाउन मूड डिप की तरफ लेके जाता है। बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, बच्चे आपके पास बदतमीज होते हैं। ये जिसकी मैंने बात की है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG एडिटिव, ये आपके पास न्यूरोटॉक्सिक भी है, ये न्यूरोटॉक्सिन भी अब माना गया। जो ग्लायोफॉसेट है आपके पास सारे, ये जो मॉडिफाइड सोय में होते हैं, मॉडिफाइड कॉर्न स्टार्चेस में होते हैं, ये जितने भी आप चिप्स अपने बच्चों को लेके देती है ना, नो वन कैन ईट जस्ट वन, इन सब में मॉडिफाइड सोय होता है, इन सब में मॉडिफाइड कॉर्न होता है। ये सारी चीज़ें आप खुद भी खा रही होती हैं, आपने बच्चे के हाथ में भी चिप्स का पैकेट पकड़ाया होता है। नूडल्स, खुदा के वास्ते अपने बच्चों को नूडल्स से दूर रखें। इंसानी जिस्म जो है उसकी एक दिन की सॉल्ट की रिक्वायरमेंट होती है 2300 मिलीग्राम। सिर्फ एक नूडल की सर्विंग आपके बच्चे की वो सॉल्ट की रिक्वायरमेंट एक्सीड कर देती है। नूडल्स में भी TBHQ है और नूडल्स में भी MSG है आपके पास, एंड नूडल्स इज नो रियल कैलोरीज। आई एम सरप्राइज्ड कि औरतें अपने बच्चों को किस तरह से नूडल्स दे देती हैं और कहती हैं कि मैंने पूरे दिन की मील दे दी है, कुछ भी नहीं दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा हल भी हमें साथ बताया। एक ऑप्शन आपने बता दी नाश्ते की कि मल्टीग्रेन आटे के आप पराठा खिला दें, अंडे खिला दें 2-3। बच्चों के फिर बड़े ज्यादा ना मूड्स भी उनके चेंज हो रहे होते हैं और उनकी पसंद भी मुख्तलिफ होती है। कुछ और हेल्दी ऑप्शंस भी हमारे साथ शेयर करें नाश्ते में, क्या हो सकती है? बहुत सारी, आप शुगर फ्री ऑर्गेनिक पीनट बटर बच्चों को दे सकते हैं। अगेन पीनट बटर आपके पास हेल्दी प्रोटीन का भी सोर्स है, और अगेन पराठे के साथ पीनट बटर दे सकते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ आप पीनट बटर दे सकते हैं। आप घर के बने बीफ शामी कबाब दे सकते हैं, घर के बने मटन शामी कबाब दे सकते हैं, आप घर का बना हुआ गोश्त दे सकते हैं बच्चों को, आप घर की बनी दही दे सकते हैं, या फिर आप ग्रीक योगर्ट दे सकते हैं बच्चों को। ये न्यूटेलास वगैरह ना दें, ये जैम्स वगैरह ना दें। अगर आपने मीठी ट्रीट देनी भी, आप पराठे के ऊपर 1 टेबलस्पून 100% ऑर्गेनिक सिद्दर शहद लगाएं, आप ओरिजिनल शहद लगाएं, आप ये सारी चीज़ें बच्चों को दे सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जिस तरह की, अगर आपको कोई हेल्दी सीरियल्स, मैंने बात की, अगर आप किसी ट्रस्टेड ब्रांड से लेते हैं, ऑर्गेनिक ब्रांड से लेते हैं, आप वो वाला सीरियल दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को एनिमल डेयरी सूट करती है, आप गाय या भैंस के दूध में दें। एनिमल डेयरी सूट नहीं करती, आप नारियल के दूध में दें, बादाम के दूध में दें, जौ के दूध में दें। देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत इनोवेशन हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर चावला, आपकी मौजूदगी का बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत कुछ वालिदैन को भी ये जानने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला कि किस तरह का बैलेंस और हेल्दी जो ब्रेकफास्ट है वो अपने बच्चों को करवा सकता है। और कहीं ना कहीं बच्चों पे स्टार्ट में तवज्जो देने की बहुत ज़रूरी है, उनकी सेहत के हवाले से स्पेशली। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में एक और ख़बर शामिल करते हैं, आपको बताते हैं मोहब्बत भी, बगावत भी, दर्द भी, ख्वाब भी, उम्मीद भी, इनकलाब भी, और अगर ये सब कुछ एक शख्स में समेट लिया जाए तो वो होता है फैज़ अहमद फैज़। नाजरीन, फैज़ एक ऐसा शायर है जिसके अल्फाज सिर्फ कागज़ पर ही नहीं बल्कि दिलों पर लिखे जाते हैं। जो नज़्म कहे वो एहतजाज बन जाती है, जो गज़ल लिखे वो मोहब्बत का तराना बन जाती है। वो शायर जिसने तख्तो ताज के सामने कलमा हक कहा, जिसने दर्द को शायरी का लिबास पहनाया और जिसके लफ्ज़ आज भी गलियों, चौराहों, जलसों और आशिकों की महफिलों में गूंज रहे हैं। आज उर्दू के इस अजीम शायर का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है, मगर सवाल ये है कि फैज़ को कोई वक्त, कोई साल, कोई दिन कैसे बांध सकता है? वो तो हमेशा के लिए हैं, अपनी शायरी में, अपने ख्यालात में, अपने अल्फाज की रोशनी में। तो आइए आपको एक खूबसूरत सा पैकेज दिखाते हैं। फैज़ अहमद फैज़ 13 फरवरी 1911 में नारोवाल में पैदा हुए।
अदबी घराने से ताल्लुक की वजह से कम उम्री में ही लिखने पर उबूर हासिल था। फैज़ अहमद फैज़ ने अपनी शायरी और तहरीरों में मजलूम इंसानों के हक में आवाज़ उठाई। उनकी नज़मों और गज़लों को मशहूर गुलकारों ने गाया। इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ का कलाम दुनिया भर में मकबूल हुआ। इल्मी व अदबी खिदमात पर उन्हें 1962 में लेनिन पीस प्राइज से नवाजा गया, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें निशाने इम्तियाज़ दिया गया। फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर तसानीफ में नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा, शाम शहर यारा, मेरे दिल मेरे मुसाफिर और नुस्खा हाय वफा शामिल हैं। उर्दू अदब के उफ़ुक़ पर अनमिट नकूश छोड़ने वाले फैज़ अहमद फैज़ 20 नवंबर 1984 को 73 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए, लेकिन उनका कलाम आज भी कानों में रस घोल रहा है। तो जनाब फैज़ अहमद फैज़ साहब को खिराजे अकीदत पेश करने के लिए ये एक हमारी हकीर सी काविश थी, कोशिश थी। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे शोबिज़ इंडस्ट्री की कुछ इंटरेस्टिंग गॉसिप्स। और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। हारून, हमें बताइए सबसे पहले कि इस हफ्ते बेहतरीन ड्रामा कौन सा रहा, कौन सा ड्रामा शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बना? जी अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से आप लोगों को भी वालेकुम बहुत बहुत सलाम। सलाम। और जो ड्रामा इस हफ्ते बहुत ही नाजरीन की दिलचस्पी समेटे रहा और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो है कर्ज़े जान। हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं। यमुना की एक्टिंग इसके अंदर और उसामा की एक्टिंग बहुत ही खूबसूरत। और मैं ख़ास तौर पे बात करना चाहूँगा काशिफ खान की डायरेक्शन की। आयशा रज़ाक का लिखा हुआ स्क्रिप्ट, जब काशिफ खान ने उसको डायरेक्ट किया है तो आप देखिए कि एक अच्छा डायरेक्टर जो है वो स्क्रिप्ट में किस तरह चार चांद लगा देता है। सीन्स जो हैं वो दो सीन्स पैरेलल चलते हैं और आपस में इस तरह उनकी इंटरकटिंग होती है कि वो डायलॉग्स जो हैं दो किरदारों के एक सीन में और दो किरदारों के दूसरे सीन में बड़ा मज़े का जो है ना एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं। तो बहुत खूबसूरत ड्रामा है, जो लोग नहीं देख रहे वो ज़रूर देखें। हारून, हमें ये भी बताएं कि बेहतरीन अदाकार की हम बात करें तो इस हफ्ते किन अदाकारों की एक्टिंग जो थी वो सबसे ज्यादा मुतासिर कुन रही, बड़ी पसंद की गई? अच्छा जी, उसमें तो मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने एक्टिंग की मास्टर क्लास लेनी है तो आप यमुना जैदी का काम देखें। क्या बात यमुना है। का काम कर्ज़े जाम में जो है वो इतना खूबसूरत है। वो बच्ची जो है वो माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड है और उसके अंदर इतनी नेचुरल एबिलिटी है कि वो जब मासूम बनना चाहती है तो वो बिल्कुल बिलीवेबल लगती है, जब वो स्मार्ट बनना चाहती है तब भी बहुत बिलीवेबल है। ये भी अगेन मैं कहूँगा कि एक अच्छा डायरेक्टर अदाकार में से अच्छे किरदार को निकाल लेता है। उसामा खान को आप देखिए कर्ज़े जान में, और उसी उसामा खान को आप देखिए सुन मेरे दिल में। और इन दोनों में जब आप देखेंगे उसामा सुन मेरे दिल में, मुझे नहीं पता कि वो डायरेक्टर और वो स्क्रिप्ट उनको क्या करवाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ कर्ज़े जान में वो अच्छा हारून, आपने सुन मेरे दिल में सुन पे बड़ा जोर दिया उसामा खान के कैरेक्टर पे। जी वो सुन वो है जो दिमाग सुन हो जाता है ना, वो वाला सुन अच्छा, है। अच्छा। तो इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन कर दिया कि सुन मेरे दिल। क्या बात है, सुन मेरे दिल। अच्छा हारून, ये भी बताइए कि आजकल आपकी गाड़ी में कौन सा सॉन्ग चल रहा है? दैट मीन्स वो ट्रेंडिंग होगा। इस हफ्ते का ट्रेंडिंग सॉन्ग कौन सा है? अच्छा, मेरी गाड़ी में तो वो नहीं चल रहा, लेकिन अच्छा वो नहीं चल trending रहा, दैट जरूर है। मीन्स पसंद नहीं है, क्या सीन है? आप सुनिए तो फिर आपको अंदाजा होगा। ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? यही गाना जो आपकी गाड़ी में चल रहा है बार बार? इनकार क्यों किया आपने? ऐसा कोई शिकायती गाना मेरी गाड़ी में नहीं चल रहा। मैं बहुत नहीं चल रहा। मुझे लगता है आपकी गाड़ी नहीं चल रही, क्योंकि इस्लामाबाद में आपको पता है मौसस मेहमान आए हुए हैं तो जगह जगह तो रास्ते बंद है। बिल्कुल, हम बहुत खुशकिस्मत हैं जी। बड़े पुरवकार अभी मैं काफिला देख रहा था कि वो जा रहा है। तो ये गाने की तरफ आते हैं। हमजा का गाया हुआ गाना है, लेकिन बहुत उदास गाना है। और फिर इसके अंदर जो वो उन्होंने एक्टर्स का तड़का लगाया है ना, एक तरफ हीरा मानी है और एक तरफ रजब बट है। तो मैं जो हूँ वो कुछ, जब मैंने वीडियो देखी तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। मैंने कहा ये क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन ये है कि गाना अच्छा है, इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये वीडियो का कॉन्सेप्ट मुझे कुछ खास समझ नहीं आया। और मुझे नहीं पता, रजब पहले एक ड्रामे में भी काम कर चुके हैं, आप इस वीडियो में आए हैं, तो अब मुझे लगता है कि लगता तो यही है, तफरीक करना चाह रहे हैं। अच्छा अरुण, चले खैर आगे बढ़ते हैं। ये बताएं कि अदाकारा मीरा की वालिदा ने एक इंटरव्यू में इंकिशाफ किया कि मेरा
10 साल के लिए बरतानिया में दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई थी मीरा पर। इसकी क्या वजह बनी और ये स्टेटमेंट क्यों जारी करना पड़े? ये बड़े मजे की वजह है, हारून से ही पूछते हैं। अच्छा जी, हुआ कुछ यूं कि मीरा जो है वो गेटवे के एयरपोर्ट पे उतरी, उनके पास वीज़ा था और ये 10 साल पहले की बात है। और वहाँ पर जब वो इमिग्रेशन करवा रही थी तो वहाँ इमिग्रेशन ऑफिसर से जब उनकी बात हो रही थी तो कुछ अंग्रेजी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। वो ट्रांसलेट कहना चाह रही थी लेकिन ट्रांसलेशन कहती रही। और वो ये था ना कि हम जो है वो मुजरिम समझते रहे और वो महरम से रहे। मुजरिम। और इसी में जो है वो कुछ कंफ्यूजन ऐसी हुई कि वो उन्होंने जो ये थप्पा लगा दिया कि 10 साल के लिए मीरा अब नहीं आ सकती। अब शफकत जहरा साहिबा का कहना है कि मीरा के पास इंग्लिस्तान से बहुत फिल्मों की ऑफर है और वो बहुत सा काम करना चाह रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उनके ऊपर ये पाबंदी लगी हुई है तो वो इंग्लिस्तान आ नहीं सकती। तो मैं भी, उन्होंने ब्रिटिश हाई कमीशन से ये रिक्वेस्ट की है कि उनको वीज़ा लगा दिया जाए, तो मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा इस प्लेटफॉर्म से कि प्लीज हारून, मीरा को उनकी वीज़ा लगा दें। वालिदा ने वो भी जो- काफी बेहतरीन अंदाज में रिक्वेस्ट की है कि ये जी, मामला जी। जो है सॉर्ट आउट हो जाए। और उन्होंने बताया ये जो ट्रांजिट और ट्रांजैक्शन का कंफ्यूजन थी, क्योंकि इंग्लिश जी। की रफ्तार उनकी बहुत ज्यादा थी जिसको वो मीरा जी बिल्कुल। कैच नहीं कर सकी और ये मामला काफी लंबा हो गया। अच्छा, वैसे नजफ, ऑनेस्टली जी। स्पीकिंग, जब मैं पहली दफा गया था इंग्लिस्तान तो इंग्लिस्तान की अंग्रेजी समझने में थोड़ा सा वक्त लगा। बिल्कुल, एक्सेंट है। उनका इस तरह का है, उनका नो डायलॉग डाउट। जैसे बिल्कुल, आप उनका समझ लें dialect कि accent कराची की ऐसा उर्दू होता है और लाहौर की उर्दू है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वो बिल्कुल। जाहिर है जबान का फर्क है और वो हमारी मादरी जबान तो है नहीं, तो ये ऐन मुमकिन है कि मीरा को ये कंफ्यूजन हुई होगी ट्रांजिट में बिल्कुल और बिल्कुल, ट्रांजैक्शन जाहिरी में। बात है। अच्छा जी, हारून, तो- मजीद आगे चलते हैं, आप बॉलीवुड के हवाले से जी। बात कर लेते हैं। भारतीय अदाकार जो हैं संजय दत्त के हवाले से ये खबर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि उनकी एक मदार ने अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दी है। इतनी वो मोहब्बत करती हैं और उनकी फ़ैन हैं कि उन्होंने कहा कि भाई जायदाद आप रख लें मेरी। कि क्या वाकया बेसिकली? जी, निशा पटेल वो मद्दाह थी जी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने जाने से पहले 72 करोड़ इंडियन रुपीस, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 2 अरब 2.5 अरब बनते हैं, वो संजय दत्त के नाम कर दिए हैं। तो ये ऐसे मद्दाह भी होते हैं जी, बिल्कुल। हम सबको जो है जो टेलीविजन हम स्क्रीन पे सबको थोड़ा मिले बहुत ऐसे काम मद्दाह। करते हैं, दुआएं। बिल्कुल ऐसे मद्दाह होने अच्छा, चाहिए। तो वो हारून, लेकिन संजय दत्त ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जी मैं इसमें से Obviously. कोई पैसे नहीं लूंगा। Yes. तो ये जरूरी है बताना। तो हारून, देखे ना कि उन्होंने तो सब कुछ नाम कर दिया। अगर हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर बहुत से सितारे जो हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के नाम कर दी है। कुबरा खान की आप बात कर लें, नीलम मुनीर की बात कर रहे हैं, मावरा की शादी के बड़े चर्चे। तो अब हमें ये बताएं कि अनमोल बलोच के बारे में भी कुछ खबरें सुनने को मिल रही हैं और साथ ही साथ अहमद अली अकबर, इन दोनों की शादी के बारे में कुछ बातें चल रही हैं। तो ज़रा बताएं मामला है क्या, कब तक होगी जी शादी? बिल्कुल। अनमोल जो है वो शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं। इसी महीने में या मार्च में, अर्ली मार्च में उनकी शादी हो जाएगी उमैर बेग से। उमैर बेग जो है वो मिर्ज़ा इख्तियार बेग के साहबजादे हैं। बेग इंडस्ट्रीज़ के जो हैं वो ही इज़ अ डायरेक्टर देयर। और माशाल्लाह एक जानी मानी फैमिली है। और हम जानते हैं कि पहले नाजिया हसन की शादी भी इसी फैमिली में हुई थी, जो हमारी बहुत मशहूर गुलकारा है, अल्लाह ताला उन्हें क़रीक़े रहमत करे। तो अब जो है अनमोल बलोच जो हैं वो उमैर बेग के साथ शादी करने जा रही हैं, एंड ऑल द बेस्ट विशेस टू हर। और अहमद अली अकबर की कल पहली जो कव्वाली नाइट की तस्वीरें आई, अभी उनकी कव्वाली नाइट हुई है और अब शादी की सरगर्मियाँ जारी रहेंगी अगले हफ्ते। तो वो बहुत खूबसूरत तस्वीरें, माहम बतूल है उनकी जी होने वाली शरीक हयात का नाम। और वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, एक्टर नहीं है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। और माहम और अहमद बहुत खूबसूरत लग रहे थे, दोनों ने बहुत खूबसूरत शॉल पहनी हुई, अहमद ने ब्लैक ड्रेस के ऊपर और माहम जो थी वो साड़ी में थी मरून कलर की। तो बहुत अच्छे लग रहे हैं दोनों, एंड वी विश देम ऑल द बेस्ट। ये अब मुझे लग रहा है शादियों का सीज़न है भाई, अभी ये ख़त्म होगी और उसके बाद गोहर कुबरा की शादी का मामला शुरू हो जाएगा। फिर मैंने ये भी सुना है कि एक बहुत बड़े गुलकार हैं, उनकी भी शादी होने वाली है अनकरीब। अच्छा। तो उसके बाद वो हो जाएगा। तो ये हम सब के लिए जो लोग अभी तक ये लड्डू नहीं, वैसे वो हैं कौन, नाम भी बता दें हारून उनका। अगले हफ्ते ना बताऊं कि इसी हफ्ते बता दूं? चलें फिर तफसीलन बताइएगा। जी, ये मैं अगले हफ्ते पूरा ये स्कूप डन लेकर आऊंगा। डन। तो चलिए हारून, आपने ये है जितना जी, और बताया शादियों का उसके लिए सीजन है। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सी चीजें जो है ना आपने क्लियर you की so हैं much. और हमें अंदर की Thank you बातें so भी much. बताई हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे और नजफ को दीजिए इजाजत। कल सेम टाइम पे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।